जनाब मोहतरम मकाम सजाद अहमद किचलू साहब और दीगर सामीन हजरात, अस्सलाम वालेकुम व आदाब। ये मैं खुद के लिए एक बड़े एजाज़ का मौका समझता हूँ कि मुझे आपके सामने आके अपने ख्यालात रखने का मौका मिला। मैं ज़्यादा माजी में नहीं जाऊँगा। अभी तक नसीर साहब ने आपको गिनवाया कि सजाद साहब का जब दौरे इक़्तिदार था या इनसे पहले जो इनके वालिद मोहतरम थे मरहूम बशीर साहब किचलू, उनका किश्तवाड़ ज़िले या जम्मू कश्मीर रियासत को डेवलपमेंट की राह पे ले जाने के लिए कितना ताउन रहा वो मुझे यहाँ बयान करने की ज़रूरत नहीं है, उससे आप मुझसे ज़्यादा वाकिफ़ होंगे। मैं मुस्तकबिल की बात करना चाहता हूँ। ज़्यादातर लोग यहाँ पे जो इस मजलिस में बैठे हुए हैं जवान हैं, यूथ है, तो मैं चाहूँगा कि मेरी जो बात होगी वो यूथ ओरिएंटेड होगी। जैसा कि अंग्रेजी में कहा जाता है वन शुड नॉट ड्वेल इन हिज पास्ट। तो मुस्तकबिल के बारे में बात करते हुए एक बड़ी दिलचस्प बात ज़हननशी होती है अक्सर कि भाई जब पिछली बार जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हुए तो मेरी उम्र 21 साल से कब 31 का हो गया कुछ पता नहीं चला। ये वक्त कैसे निकला, इसमें कुछ लोग ऐसे भी थे, इन्हीं 10 साल में कुछ लोग ऐसे भी थे जो सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे थे। अब पिछली हुकूमतों में उनको एज रिलैक्सेशन भी काफी मौके मिलते थे, तो ये हुकूमत आके आपकी उस एज रिलैक्सेशन को भी खत्म कर देती है। अच्छा खासा तबका नौजवानों का ओवर एज हो जाता है, अब वो मिडिल एज हो चुके हैं, उनकी आधी से ज्यादा जिंदगी वो गुजार चुके हैं, उनके पास नौकरियों के वसाइल नहीं, उनको एलिनेट किया जा रहा है। ये हमने पिछले 10 सालों में देखा। और उसके अलावा भी कई ऐसे मसाइल हैं जिससे यहाँ का यूथ दो चार है। तो इन तमाम चीज़ों को कंसिडरेशन में लेते हुए, इन तमाम चीज़ों का तज्जिया करते हुए आप सभी से ये गुजारिश है कि जिस तरह की यहाँ पे खला बनाने की कोशिश की जा रही है, आप उसकी तरफ ना जाएं। फैज़ अहमद फैज़ साहब का एक शेर अक्सर जहन में आता है आजकल कि बने हैं अहले हवस, मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुनसफी चाहें, वकील भी इन्हीं के, मुनसिफ भी इन्हीं के, मुकदमा लड़ना भी इन्हीं का काम, हम किससे मतलब किसी के अकाउंटेबिलिटी है नहीं, आप किसी से जाके पूछगछ नहीं कर सकते। तो इसलिए अब आप बेशतर तबका यहाँ पे जवानों का है, मेरी इन जवानों से ये गुजारिश रहेगी, मौजूदा गुजारिश रहेगी कि जब आप 18 तारीख को अपने पोलिंग बूथ पे जाएंगे तो उस वक्त आप डेवलपमेंट, पीस, ब्रदरहुड, अमन और प्रोग्रेस के लिए जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कैंडिडेट्स हैं जनाब सजाद अहमद किचलू साहब और हमारी पार्डर कॉन्स्टिट्यूंसी से मोहतरमा पूजा ठाकुर साहिबा, इनके हल वाले निशान पे बटन दबा के इनको कामयाब करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बहरहाल मौका मिला यूथ के सामने भी बोलने का। आप जानते हो यहाँ पे अभी सब ने मेरे पहले ही जो भी था वो आपके साथ रख दिया। अब बात यहाँ है, आजकल अभी मैं सुन रहा था सजाद साहब की स्पीच को एडिट किया गया। बहरहाल ऐसा होता रहता है। मैं जवानों से कह दूं सब्र तहम्मुल से काम लें। ये ऐसे एडिट अभी काफी होंगे, लेकिन हमने खासकर जवानों ने सिर्फ और सिर्फ सब्र से और इस एडिटिंग का जवाब अगर देना है वो 18 अक्टूबर को देना होगा। रही बात आप जानते हैं यहाँ के जो विधायक सुनील शर्मा जी यहाँ से लड़ रहे थे, आप एक पढ़े लिखे तबके से ताल्लुक रखते हो। अगर उन्होंने यहाँ पे डेवलपमेंट की होती, अगर यहाँ पे यूथ का काम किया होता,
अगर यहाँ पे तामीर और तरक्की होती, वो आज कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़कर किसी मखसूस जगह पे नहीं जाते। उन्होंने अपनी तरफ से किश्तवाड़ को आपके हवाले कर दिया है, अब संभालना आप लोगों का काम है। यहाँ पे सिर्फ हौसले रखने हैं और यूथ को खाली मीटिंगों से काम नहीं लेना होगा। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, कम से कम किश्तवाड़ की यूथ को अब गांव के लोगों के साथ वास्ता है, कम से कम किश्तवाड़ से निकलकर हर गांव में रौन लगाना है। दिल को जाइए, रात को जाइए, मेहनत कीजिए, प्रचार कीजिए, तब जाकर आपको ये कामयाबी हासिल होगी। लिहाजा आपसे मैं ज्यादा मुखातिब नहीं रहूंगा। रही बात पावर प्रोजेक्ट की, जो मेन इशू है यहाँ पे, हकीकतन पावर प्रोजेक्ट में अगर काम नहीं हुआ, अगर काम हुआ तो मखसूस लोगों का काम हुआ। हम भी चाहते थे कि गरीब का काम हो, लेकिन गरीब को वहीं रखा जहां था, वहां से भी जमीन दोज कर दिया गया। लेकिन अपने चंद वफाद परस्तों को आज उनके उछाल कर काफी दूर बुलंदियों पर ले गए हैं। लिहाजा वक्त आ चुका है, न सपीचू से हमने बदला लेना है, न ही कोई हमने यहाँ पे डिसिप्लिन खराब करना है। अपने भाईचारे को मद्देनजर रखते हुए, ताकि इलेक्शन के बाद ये कोई धंधा नहीं होगा, कोई एडिट नहीं होगी। अगर एडिट है तो इन्हीं 10 दिनों के अंदर अंदर है। लिहाजा इस पे ज्यादा तवज्जो न देते हुए आपसे मैं यही कहूंगा, फिलहाल सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन को मद्देनजर रखिए और आज से 10 साल की कारकर्दगी को नजर में रखकर अपना दिमाग का, अपने जहन का इस्तेमाल कीजिए। शुक्रिया। खुदा। मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आऊंगा। हमारे यहाँ पे बातें चल रही है वुमेन एम्पावरमेंट और सिक्योरिटी पर, जो हवा बनाई जा रही है। मैं सबसे पहले ये देख रहा था, मैंने कुछ महीनों पहले, 1 महीना कुछ दिन पहले एक न्यूज़ देखी थी। न्यूज़ में बताया जा रहा था कि इतने 100 मिलिटेंट्स क्रॉस करके आए हैं JNK में। मैं यहाँ से पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे बॉर्डर इतने कमजोर हैं? अगर हमारे बॉर्डर खुदा न खास्ता इतने कमजोर हैं, तो हमारी होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है? हमारा होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या कर रहा है? ये सबसे पहला क्वेश्चन था मेरा। और वुमेन एम्पावरमेंट पे मैं ये क्या कहूंगा कि पेरोल पे जिन रेपिस्टों को आप छुड़वा रहे हैं, फॉर एग्जांपल बाबा राम रहीम, आसाराम, हमें याद है कुठवा का, हमें याद है हाथरस का, हमें याद है कर्नाटका का वो रेपिस्ट जिसकी सपोर्ट लेके आप आ रहे थे यहाँ गवर्नमेंट में। हमें याद है ये रेपिस्ट पार्टी है और रेपिस्ट सपोर्टर पार्टी है, सॉरी, ये रेपिस्टों की सपोर्ट करती है। और रही बात जहाँ पे दंगों की जो बातें बताई जा रही थी, एक इज्जतदार लीडर पर हमारे सरदार अहमद साहब किसी के नाम पर उछाला जा रहा था। ये जो गवर्नमेंट आई है 2014 में, 2014 से 2024 तक 1800 से ज्यादा हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए हैं हिंदुस्तान में, 1800 से ज्यादा। अगर आप चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं। ये जो गवर्नमेंट है, यहाँ पे आप देखेंगे इस वक्त हमारे किश्तवाड़ की हालत देखें या पूरे हिंदुस्तान की हालत देखें, ये ड्रग्स जो सप्लायर हैं उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे शहरों में ड्रग्स जो है वो खुलेआम बेचा जा रहा है। जब हमारी पुलिस उनको पकड़ती है तो उनको खून करके छुड़ाया जा रहा है। तो इसका मैं कह सकता हूं, मैं कहने से बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा, ये ड्रग्स सपोर्टर पार्टी है, ड्रग्स बेचने वाले सपोर्टर नहीं है। यहाँ पे जो सजाद अहमद साहब कितनों ने बस स्टैंड में बोला था कि हम कंपनी से लेंगे हिसाब, तो उस पर मैं विक्टिम हूँ उस चीज का। इन्होंने बिल्कुल सच कहा था, मैं खुद विक्टिम हूँ। मुझे जॉबलेस किया गया, मुझे जॉबलेस किया गया। अगर आप मुझसे सबूत मांगेंगे तो मेरे पास सारे सबूत हैं। अगर आप इनको देखेंगे, 2 टकले थे जिन्होंने मुझे वहां से जबरदस्ती जॉबलेस किया, और एक दवाई बेचने वाला भी था। 2 टकले और एक दवाई बेचने वाला जो बिल्कुल ये कह रहे थे कि ये बीजेपी में काम नहीं करता है तो ये काम कैसे करेगा। मेरे पास प्रूफ है। और
इसके बाद मुझे एक बात समझ में आई, जब इन लोगों ने मुझे वहां से जॉबलेस किया, मैं कंपनी के साथ काम करता था, बहुत सारे लोगों को पता है, हमारे यहाँ राजपाल साहब जो है मीडिया वाले, इनको भी पता है। तो मुझे एक बात समझ में आई, इनके बड़े लीडर ने कहा था न खाता हम खाने दूंगा, वो हमें खाने नहीं देंगे, हम हलाल की कमाई खाना चाहते हैं, वो हमें खाने नहीं देंगे। और दूसरी बात मुझे ये समझ आई, दूसरी बात मुझे इनके वर्करों से समझ आई, अगर हमें नहीं मिला तो तुम्हें भी नहीं कमाने देंगे। और एक बात मैं बोलना चाहता हूं, ये हमें डराना चाहते हैं। अरे किसको डराना चाहते हो? खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था रोमियो से कि तुम किसको डरा रहे हो, हमें मौत अजीज है, हमें मौत अजीज है, हम डरने वाले नहीं हैं। और रही बात, लास्ट में मैं एक बात कहूंगा कि इंडिविजुअल लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ, इस बात को नोट करिए, इंडिविजुअल लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ, ये दो अलग अलग लाइफ होती है। अब जो शख्स जब तक वो इंडिविजुअल लाइफ में है, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। जब वो पॉलिटिकल लाइफ में आता है और हमारे लीडर के खिलाफ बात करता है, तो हम भी पॉलिटिकली उनको जवाब देंगे, और हमें कोई ये रोक नहीं है पॉलिटिकली जवाब देने से। और मैंने एक चीज नोटिस की, हमारी एक बहन होती है यहाँ बीजेपी की तरफ से, हमने ये नोटिस किया कि उनका जो स्टोरी राइटर है कोई और है। क्यों? क्योंकि हमने देखा वो हमारी बहन एक सीरियस स्टोरी सुना रही थी और मुस्कुरा रही थी। वहां पे ये बात समझ आती है कि स्टोरी राइटर कोई और है और डिलीवर करने वाला कोई और है। इन्हीं अल्फाज से मैं आप सबसे बता लेता हूं। लास्ट में मैं एक बात कहूंगा यहाँ के हिंदू मुसलमान सब लोगों के लिए, लगेगी आग तो आएंगे घर कहीं जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कहीं जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है।